नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस कुछ न्यूज़ आया है। उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव जर्नी भी हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कंपनीज के ऊपर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने टैक्स नोटिस भी जारी किया है। तो कौन सा कंपनी के ऊपर ये अपडेट है जिसके चलते कंपनी के ऊपर कुछ झलक आपको अलग दिखेगा, तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है ज़ोमैटो। तो इसी के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका पिछले दिनों में नोटिस के ऊपर कंपनी को मिला है। वो झटका कुछ इस तरीके से है, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ज़ोमैटो गेट्स 4.59 करोड़ टैक्स डिमांड नोटिस। तो टैक्स डिमांड का नोटिस यहाँ पे कंपनी को भेजा गया, मतलब कंपनी टैक्स पेमेंट नहीं किए, जिसका नोटिस कंपनी को भेजा गया क्योंकि 4.59 करोड़, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो क्या इस टैक्स कंपनी को नोटिस जो भेजा गया, क्या इसके लिए कंपनी के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इस तरीके से नोटिस में कंपनी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस तरीके से आरोप पहले भी लग चुके थे। उस आरोप को कंपनी इजीली उसको कवराइज किया और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को कंपनी रुक नहीं सकते, क्योंकि मैनेजमेंट, इसका जो फाउंडर है, उन्होंने खुद कहा कि जोमेटो अलग अलग बिजनेस के ऊपर एंटर एंटर हो रहा है। साथ ही साथ जोमेटो जो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस अपकमिंग टाइम्स में आने वाला है, वो है इसका देखा जाए तो ब्लिंकिट से। तो ब्लिंकिट एक लॉस मेकिंग कंपनी थे, आज धीरे धीरे करके ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल में आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ब्लिंकिट फ्यूचर में एक अच्छा खासा पोटेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं, जिसके चलते कंपनी, एक टाइम जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी था, आज वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट होने के पीछे मेनली रीजन आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए, सेल्स में कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। मान लेता हूँ कंपनी का सेल्स डबल हुआ है, मगर एक्सपेंस कंपनी का सेम टू सेम है। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, वो थोड़ा-सा प्रॉफिट तो बढ़े, तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से मिला? कंपनी का अदर्स इनकम से। जो एक टाइम कंपनी का सिर्फ 56 करोड़, 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करते थे अदर्स इनकम में, तो वो आज करीबन 236 करोड़ के आसपास अदर्स इनकम आया। और ये अदर्स इनकम कहाँ से आए? जो बाकी कंपनीज़ के ऊपर निवेश किया गया है, तो वहाँ से कंपनी का अदर्स इनकम आया। साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, वो भी देख सकते हैं, 2 करोड़ से बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाया सबसे पहले। उसके बाद धीरे-धीरे करके प्रॉफिट आज 250 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। अभी एक चीज़ को और भी आपको मैं नोटिस यहाँ पे कराऊँगा। कंपनी के, अगर मैं यहाँ पे फ़िक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इस बार हाईएस्टली फ़िक्स्ड एसेट को परचेज़ किया, करीबन 215 करोड़। और साथ ही साथ कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया, वो आज तक की सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट परचेज़ है। 2000 करोड़ से कंपनी करीबन 35,000 करोड़ तक खुद के इन्वेस्टमेंट को परचेज़ किया। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी कुछ सेल भी किया है अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला हुआ है, तो जिसके चलते कंपनी इन्वेस्टमेंट को सेल भी किया। और जो यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर टैक्सेस का आरोप लगाया, कंपनी को मतलब टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी 4.5 करोड़, तो क्या कंपनी दे पाएंगे? देखिए, कंपनी इजीली दे पाएंगे, क्योंकि पहली बात, कंपनी एक बहुत बड़ा कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी के हाथ में 250 करोड़ ऑलरेडी प्रॉफिट है, तो उस पैसे से वो इजीली 5 करोड़ तो घटा ही सकते हैं। तो बाकी ये जो न्यूज़ मार्केट में आते हैं, जिसको देखकर बहुत सारे मुझे कमेंट्स चले आते हैं कि सर इस तरीके से न्यूज़ आया, तो अभी क्या किया जाए? तो इसके लिए बता दूँ, न्यूज़ मार्केट में बहुत कुछ आएगा। आपको उसका इम्पैक्ट देखना है, वो न्यूज़ में कितना दम है वो देखना है, और साथ ही साथ उस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू करूँगा। देखिए, कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर करेक्शन का माहौल देखने को मिला, वो सिर्फ यही कुछ रीज़न के वजह से। मगर एक चीज़ मैं बता दूँ, जब इसका बाइंग हुआ, तब हाई वॉल्यूम के साथ हुआ, और जब सेलिंग हो रहा है, तो वॉल्यूम धीरे-धीरे कम होता चले जा रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक लाइन आपको दिखेगा, शायद आपको लाइन उतना शानदार तरीके से नहीं दिखा। अगर इस लाइन को देखेंगे, इस लाइन को कहा जाता है वॉल्यूम मूविंग एवरेज लाइन। तो वॉल्यूम जो मूविंग एवरेज जो लाइन है, इस लाइन के नीचे अगर कोई भी वॉल्यूम दिखे, इसका मतलब वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है। अगर इस लाइन के ऊपर वॉल्यूम दिखे, तो वॉल्यूम हाई होता चला जा रहा है। तो जो साइड में वॉल्यूम हाई होगा, तो उसी साइड में जाने का चांसेस है। जैसे मैंने इस कंपनी के ऊपर जब एक पैटर्न स्केट हुआ था, एक कप बने, उसके बाद 2 बार हैंडल बटन बने, तो मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर एक एंट्री लिया। ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हुआ, और उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किए, और मैंने इसको कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। मेरा लेवल रहेगा करीबन 298 रुपीज़ के आसपास, और इस लेवल तक अगर टारगेट को अचीव करें,
तो कंपनी अच्छा खासा एक टारगेट दे सकते हैं जो करीबन 75% के आसपास है। और मुझे नहीं लगता ये टारगेट 1 साल से ज़्यादा लगेंगे। तो 1 साल भी लगे तो कोई फ़र्क नहीं है, अगर 2 साल भी लगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अराउंड 35% से भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलने का चांसेस है। तो बाकी ज़ोमैटो के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना, अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल के ऊपर मुझे भर के कमेंट्स आया है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार एक करेक्शन का माहौल देखने को मिला था, क्योंकि जब कंपनी कंटिन्यूसली हाई कर रहे थे उसके बाद कुछ दिनों से करेक्शन हुआ, तो लोगों के मन में डाउट आ गया क्या जिस तरीके से बाकी कंपनीज गिर रहे हैं, जैसे राइट्स कंपनी है, साथ ही साथ आईआरएफसी है, साथ ही साथ रेलटेल है, ये सारे कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है क्या उसी तरीके से आरबीएनएल भी गिरेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरबीआई ने जिस तरीके से एक-एक करके ट्रेड कंपनी को मिला है, एक-एक करके कंपनी को ऑर्डर मिला है, उसके चलते कंपनी तो रॉकेट बनेगा। तो उसी की एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप खुद ही देख सकते हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन बेग्स ऑर्डर वर्थ ₹71 करोड़ फ्रॉम ईस्टर्न रेलवे। देखिए कंपनी को इस तरीके से ऑर्डर बहुत सारे मिले और कंटिन्यूसली इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते ही चले जा रहे हैं। तो जिस कंपनी का कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं, तो क्या वो कंपनी रुक के रखेंगे खुद को? बिल्कुल नहीं। और रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने जब इस कंपनी के ऊपर एक रेंज मुझे देखने को मिला था, उस रेंज के अकॉर्डिंग मुझे जो चीज़ चाहिए था वो यहाँ पे मुझे मिल चुके थे। पहली बात ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बाइंग का रेंज मिले, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एंटी बना और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे टारगेट बना। उसके साथ-साथ यहाँ पे मैंने एक रेंज को जब सिलेक्ट किया, तब मुझे क्या बना मिला, यहाँ पे एक सपोर्ट 1 मिला और ऊपर लेवल में क्या मिला, रेजिस्टेंस 1 मिला। उसी तरीके से दूसरी बार यहाँ पे भी सपोर्ट 2 मिला और यहाँ पे क्या मिला, रेजिस्टेंस 2 मिला। तो मुझे यही चाहिए था, एक बार सपोर्ट चाहिए था और एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी सपोर्ट एंड दूसरे रेजिस्टेंस चाहिए था। और इस तरीके से अगर मैच किया जाए तो जब ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होते हैं, तो मैं इंतजार करता हूँ एक बार रिटेस्ट करने का। तो रिटेस्ट किया, इस जगह पे एक पोजीशन बना और उस पोजीशन को मैं कंटिन्यू इसीलिए करूंगा क्योंकि मुझे 1:3 रेशियो का टारगेट लेना है। जो टारगेट निकल कर है करीबन 100%, 105% के आसपास, क्योंकि ये मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का है, 1% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट। तो 100% का तो टारगेट है, लॉसेस कितना है वो भी तो देख लीजिए। ओवरऑल इस कंपनी का जो लॉसेस लेके चल रहा हूँ, मतलब लॉसेस जो रेंज लेके चल रहा हूँ वो कितना है, 35% के आसपास। तो कंपनी अभी आज उसी रेंज के आसपास है, मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस ज़्यादा है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं है कि ऐसे कि आप 100% गारंटी के साथ सोच कर बैठे हुए हैं आपको टारगेट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कंपनीज के ऊपर मुझे ट्रेड मिला था जहाँ पे मुझे टारगेट होने में 3 से 4% ही बाकी थे और उसके उससे पहले कंपनी क्रैश हो गया और बहुत टाइम लगा उसको रिकवरी होने में। तो ऐसे होता रहता है, तो आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो वो आज नहीं तो कल आपको रिकवरी करके जरूर देगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। बेसिकली क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो कंपनी में मुझे हमेशा हर जगह से एक ग्रोथ पॉजिटिव देखने को मिलता है। जैसे कंपनी के अगर मैं लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का अगर डेटा देखूँ तो सिर्फ कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में खराबी है और ये खराबी तब हुआ जब पूरा का पूरा सेक्टर में डिमांड कम हो गया। मतलब मान के चलिए आपकी एक दुकान है, उस दुकान में आपका टोटल कस्टमर आ रहे थे, 100 कस्टमर आपके दुकान में आ रहे थे। मान के चलिए आपके दुकान के बाजू में और एक दूसरा दुकान हो गया, तो ये जो 100 कस्टमर थे, क्या सारे कस्टमर आपके पास आएगा? बिल्कुल नहीं। कुछ कस्टमर आपके बाजू वाला दुकान में ज़रूर जाएगा। तो आपके मान के चलिए कुछ 20 कस्टमर चला गया, तो आपके कस्टमर कितना हो गया? 80। सोचिए और एक कंपनी से आ गया, तो वहाँ पे भी कुछ 20 से 30 कस्टमर चला जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास कितना कस्टमर रह गया? अराउंड 60। तो ये जो 60 कस्टमर हुआ, तो इस कस्टमर कम होने के पीछे रीज़न है आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम होना। मतलब आपने ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो प्रोडक्ट दूसरे कंपनी भी बेच रहा है, दूसरा दुकानदार भी बेच रहा है, वो आपसे सस्ते दामों में बेच रहा है। मान के लिए चलिए जो प्रोडक्ट आपने 100 रुपीज़ में बेच रहे थे, वो ही आपको बाजू वाला दुकान में आपको वो प्रोडक्ट 90 में मिल जाएगा। उससे बाजू वाला दुकान में शायद 85 में मिल रहा है। तो इसका मतलब जो कस्टमर आपके पास आ रहे थे, वो कस्टमर को सस्ते दामों में बाजू वाला दुकान में मिल गया, तो इसीलिए वो वहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। इसके लिए आपका डिमांड कम हो गया और सेम टू सेम हालत आज केमिकल कंपनीज़ के ऊपर है और सेम टू सेम हालत आज क्लीन साइंस कंपनी के ऊपर देखने को मिला।
तो ओवरऑल इसी के कारण कंपनी में खराबी है। बाकी कंपनीज में कोई भी खराबी नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है, अगर उसके बारे में बात करूँ, कंपनी अगर खराब होता तो इस खराब टाइम में भी कंपनी इतना हाईएस्टली कैपेक्स को इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि पिछली बार जो कैपेक्स था करीबन 170 करोड़, और इस बार वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके 225 करोड़। तो ओवरऑल इसका जो कैपेक्स है, एक हाई लेवल में कैपेक्स का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मुझे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिला था, जब यहाँ पे एक रेंज बना था कफ विद हैंड पैटर्न्स का, तभी मैंने आपको बताया कि इस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ब्रेकआउट मतलब हुआ है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद बिग क्रैश हुआ और रिकवरी जो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो इतना आसानी से रिकवरी कर पाएंगे। क्योंकि जब यहाँ पे रिकवरी कर रहा था तब भी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया कि कंपनी जिस तरीके से बूस्ट हो रहा है, वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मार्केट में अभी भी डिमांड ठीक ठाक नहीं है। तो जब तक डिमांड क्लियर ना हो, तब तक इस कंपनी के ऊपर प्रेशर रहेगा। इसलिए इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सोच समझ कर करना, क्योंकि कंपनी टॉप लेवल से बिग क्रैश हुआ है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कंपनी एक ना एक दिन उसको रिकवरी जरूर करेगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 2025 के बाद कंपनी के ऊपर जो केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है, वो सब कुछ रिकवरी हो जाएगा। तो मुझे लगता है उस टाइम पीरियड के बाद कंपनी के ऊपर ग्रोथ दिखेगा। तो बाकी आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, और हाँ, मेरे वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन एज एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो ये सारी चीज़ों को आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उसके साथ एक बार बातचीत करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड, जो 1800 करोड़ की कंपनी है। कंपनी एक साल में बहुत शानदार रिटर्न दिया, करीबन 750 से कंपनी 1500 तक जर्नी किया, एक साल में पैसा दुगना कर दिया, जिसके चलते है मैनेजमेंट ने एक डिसीजन भी लिया स्प्लिट देने का। 13 तारीख को कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर स्प्लिट देने वाले। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।